Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्वेश्चन बैंक. तो क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक फॉर द केमिस्ट्री. ऑलरेडी मैंने सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व करके अपलोड किए. अभी हमें देखना है चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो हायर मार्क्स वाले चैप्टर है उनको मैं पहले कवर कर रही हूँ. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी ज़्यादा मार्क्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे अगर आप लोगों को सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए तो इजी टॉपिक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ वीएम एकेडमी नासिक. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर नंबर 9 है. ये तो आपको 5 मार्क के लिए एग्जाम में और विथ ऑप्शन कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. तो चलो सी द क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वैसे तो आपके क्वेश्चन बैंक में इनके आंसर भी दिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते. अमंग द फॉलोइंग द एम्बिडेंटेड लिगैंड इज. लिगैंड मतलब ऐसे आयन या एटम्स जो क्या होंगे सेंट्रल मेटल के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं या बॉन्डिंग में होते. तो एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं और इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा एम्बिडेंटेड लिगैंड का? तो ये जो एम्बिडेंटेड लिगैंड होते हैं ये लिगैंड का एक टाइप है. तो एम्बिडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं? द लिगैंड विच हैव 2 डोनर एटम्स एंड यूज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आइदर डोनर एटम. मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है तो 2 डोनर एटम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे इथिलीन डाइअमाइड जो है, तो इथिलीन डाइअमाइड मतलब क्या होता है? CH2 यहाँ पे होगा NH2, इसके पास एक लोन पेयर होगी और दूसरा NH2 इसके पास 2. तो देखो यहाँ पे भी 2 डोनर है लेकिन दोनों के पास लोन पेयर प्रेजेंट है. तो ये एग्जाम्पल किसका है? बाइडेंटेड का है. ओके, तो ये बाइडेंटेड है. ऑक्सैलेट जो है, ऑक्सैलेट होता है C2O4 2-. तो इसे लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है O- ऑक्सीजन ऑक्सीजन. इसके पास लोन पेयर होते 3, एक और यहाँ पे 2 लोन पेयर होते. तो ये भी बाइडेंटेड लिगैंड ही है. ओके, तो सेम एटम है और सेम एटम के पास क्या है? लोन पेयर है. तो ये भी बाइडेंटेड का एग्जांपल है, ये भी बाइडेंटेड का एग्जांपल. क्लोराइड तो Cl एक ही है, तो ये क्या है? मोनोडेंटेड है. तो इसका आंसर क्या होगा? एम्बिडेंटेड लिगैंड कौन सा होगा? यहाँ पे साइनाइड. साइनाइड मतलब कौन सा होगा? Cn-. तो क्या हो सकता है? मेटल के साथ जो है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड CN भी फॉर्म कर सकता है, और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन भी फॉर्म कर सकता है। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ऐसे नाम आते। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। तो यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगैंड कौन सा होगा? यहाँ पे साइनाइड होगा। क्यों? क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगैंड मतलब द लिगैंड विच हैव 2 डोनर एटम। यहाँ पे 2 डोनर एटम है, कार्बन भी है एंड नाइट्रोजन भी है। एंड यूज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों मिलके क्या करते हैं? उसे यूज़ करते। कभी कार्बन भी बॉन्ड कर सकता है मेटल के साथ, कभी नाइट्रोजन भी बॉन्ड कर सकता है मेटल के साथ। तो इसे कहा जाएगा एम्बिडेंटेड लिगैंड। NO2 भी इसका एग्जाम्पल है, HCN इसका एग्जाम्पल है, और CN भी इसी का एग्जाम्पल है। सी द सेकंड क्वेश्चन, द चार्ज ऑन मेटल आयन इन, यहाँ पे दिया है FeCN6 माइनस, और पूछा है कि मेटल आयन, ये कंपाउंड जो है इसमें मेटल आयन पे कौन सा चार्ज होगा, और ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे चार्ज मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा मेटल प्रेजेंट है यहाँ पे? Fe। हमें बताना है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इनमें से कौन सा चार्ज उस पर प्रेजेंट होगा। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम जिसका पता नहीं है उसका क्या एज्यूम करते हैं? X। ओके, ये जो CN होता है तो हमने देखा है CN, पूरे CN पे एक माइनस चार्ज होता है, तो इसका होगा -1। तो चलो हम फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। क्या आएगा? X + 6 कितने क्या प्रेजेंट है? CN प्रेजेंट है, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? -4। तो देखो X + 6 इंटू इसका है -1 चार्ज है इज इक्वल टू -4। सो X इज इक्वल टू -4 + 6, तो कितना आंसर होगा? 2। तो कितना आएगा यहाँ पे? इसका आंसर होगा A। तो हम लिखेंगे द चार्ज ऑन मेटल इज 2, सो एंड ऑप्शन A इज करेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते आती तो ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज सेम ही होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसकी पूछी? उन्होंने मेटल आयन मतलब Fe की। तो यहाँ पे CN पे एक माइनस चार्ज, पूरे CN पे एक माइनस चार्ज, तो 6CN। तो ये CN6 एक्चुअली मैंने गलत लिखा शायद, CN6 ऐसे चाहिए था। तो CN का कितना होता है चार्ज? 1। तो ऐसे 6CN प्रेजेंट है -1। अगर कैलकुलेट करोगे तो X की वैल्यू कितनी आएगी? 2। मतलब मेटल आयन पे कितना चार्ज है? 2 चार्जेस। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, मतलब ENA रूल लगाना है यहाँ पे, ऑफ कोबाल्ट इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में हमें बताना है कि कोबाल्ट जो है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है EAN इज इक्वल टू Z माइनस X + Y। यहाँ पे जो Z होता है वो क्या होता है? यहाँ पे इसे कहा जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। तो जिसका हमें फाइंड आउट करना है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो यहाँ पे लिखना है कोबाल्ट का। उसके बाद जो X होता है, X क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल टू फॉर्म द आयन। आयन फॉर्म करने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगैंड। तो लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन और कितने डोनेट कर रहा है यहाँ से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट का क्या होगा? यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 27। ओके, ये पीरियोडिक टेबल से हमें पता चल सकता है। यहाँ पे ये जो आयन है, इस आयन में कोबाल्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए कोबाल्ट की। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? लूज करता है। तो चलो कोबाल्ट की हम क्या करेंगे? इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ओके, थोड़ा सा करना पड़ेगा ये क्योंकि इसके बगैर नहीं हो सकता। X यहाँ पे NH3 क्या होता है? हमेशा याद रखना है NH3 होता है माइनस। तो NH3 माइनस होगा। ओके, तो -1 होगा। तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? सर यहाँ पे NH3 क्या होगा? न्यूट्रल होता है, तो ये कितना होगा? 0।
ओके, तो क्या होगा देखो, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x कितना होगा, 3 ही होगा। ओके, फिर से एक बात देखो, हमें क्या करना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। NH3 न्यूट्रल है इसलिए 0, इसका x एज्यूम करेंगे, पूरे पे चार्ज कितना है, +3, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। मतलब क्या किए इसने, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो x कितना आएगा इसका, 3 होगा। ओके, उसके बाद देखो, एक नाइट्रोजन जो है 2 लोन पेयर है, तो 6 नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 12। तो ये En में हमने वैल्यू पुट की, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय कोबाल्ट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगैंड। तो यहाँ पे एक जो है NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 6 कितने करेंगे, 12 करेंगे। सो 27 - 3 + 12, तो इसका आंसर होगा 36। जब 36 आंसर होता है मीन्स इट ओबे द ENA रूल। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा D, 36। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, आंसर डी है। तो EAN को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल जिसका हमें कैलकुलेट करना है, उसका एटॉमिक नंबर माइनस उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए, कैसे पता चलेगा, हमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसने लूज किए, प्लस y मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। तो लिगैंड पे देखने कितने लोन पेयर है, कितने इलेक्ट्रॉन, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितना करेगा, 12, तो इसे आंसर 36 आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th वन, IUPAC नेम Na3Al(F6)। तो जब ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है, जब ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसके बाहर अगर मेटल प्रेजेंट हो तो मेटल का नाम पहले आता है। तो मेटल का नाम क्या है, ये सोडियम। तो पहले ऑप्शन में मेटल का नाम अंदर गया है, मतलब ये ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। इन तीनों में से एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी मेटल का नाम क्या होगा, सोडियम। मेटल के बाद लिगैंड का नाम आता है, तो लिगैंड कौन सा है, फ्लोरीन। कितनी बार आया है, 6 टाइम, तो 6 को क्या लिखा जाता है, हेक्सा। तो हेक्सा फ्लोरो आना चाहिए सेकंड में। तो सोडियम हेक्सा फ्लोरो, सोडियम हेक्सा फ्लोरो, सोडियम हेक्सा फ्लोरो, हर जगह पे करेक्ट है। उसके बाद जो मेटल होता है, एल्यूमिनियम है, तो ये एल्यूमिनेट हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनेट बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। अभी इन दोनों ऑप्शन में से करेक्ट होगा। अगर दोनों में देखोगे तो नाम सेम है, सिर्फ क्या है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है। ये स्टॉक नोटेशन है, हम 11th में पढ़ चुके। तो अभी हमें देखना है कि यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है या +3 है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे Na3 जो होगा Al(F6) जो है, इसके साथ जब उसका क्या डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, 3Na+ और क्या सेपरेट हो जाएगा, Al(F6) 3-। ओके, तो देखो अभी हमें देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है एल्यूमिनियम का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे हम x एज्यूम करेंगे। सो x + 6 इंटू फ्लोरीन तो पता है हमें हमेशा 1 ही होता है, इज इक्वल टू -3। तो देखो x - 6 इज इक्वल टू -3, तो x कितना हो जाएगा, +3। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, यहाँ पे +2 दिया है, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 3, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। तो ऑप्शन बी। सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चाहे तो आप लोग ऐसा एक्सप्लेनेशन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन इज। तो ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है CONH3 6 और कॉम्प्लेक्स पे 3+ चार्ज है, यहाँ पे हमें कोबाल्ट का क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x, इसकी होती है 0। तो जो इसकी 0 है मतलब जो चार्ज है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 होगा। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन की। उसके बाद हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो कैसे आएगा। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है,
तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। क्या बन जाएगा ये 3d7। कितने इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट करने, 3। तो हमेशा लास्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। तो देखो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसके 7 में से 1 चला गया, तो CO3 प्लस आयन के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6। फिर एक बार सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर +3 मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। कहाँ से करेगा, आउटर मोस्ट सेल 4s से कितने कर सकता है, मैक्सिमम 2, क्योंकि वहाँ पे 2 ही है, और 1 करना है, वो कहाँ से जाएगा, उसके अंदर का जो सेल होगा डी से। तो यहाँ पे 7 थे, 7 से 1 और 4s के 2, मतलब ये जो कोबाल्ट 3+ जो है इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 4s0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो इसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, CO3+ के, तो CO3+ के, छोटा हो चाहिए कोबाल्ट, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो डी ऑर्बिटल के कितने बॉक्स होते, 5 बॉक्स होते। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो अमाइन लिगैंड है वो कितने लगने वाले हैं, यहाँ पे देखो 6 लिगैंड लगने वाले। तो 6 लिगैंड लगने के लिए यहाँ हमें लिगैंड पता है, यहाँ पे वैकेंट मेटल जो आयन है कितने रिक्वायर्ड चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए, तभी तो ये 6 लिगैंड यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये क्या करेगा, प्रायर हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा। ये क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट में अपने आप क्या हो जाता है, पेयरिंग। ये इंटरनल एडजस्टमेंट होता है। तो ये डी ऑर्बिटल, डी के बाद कौन सा ऑर्बिटल है, 4s, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, ये एक ऑर्बिटल, और उसके आगे का कौन सा आता है, 4p ऑर्बिटल, वहाँ पे कितने बॉक्स होते हैं, 3। तो देखो यहाँ पे 6 लिगैंड के लिए जगह चाहिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 एंड 6। इसके पास लोन पेयर है, तो 6 वैकेंट स्पेस चाहिए। तो देखो इतने वैकेंट स्पेस है, तो ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो देखो डी के कितने ऑर्बिटल आए, 2, एस का कितना आया, 1, और पी के कितने आए, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। तो इसका आंसर क्या है, आंसर इज सी। तो अच्छे से समझ लो, जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर से उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो फॉर दैट पर्टिकुलर आयन। तो हमेशा याद रखना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट 4s से पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, फिर 3d से। तो 3d में 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 6 रह गए, और 6 3 पेयरिंग कर ली उन्होंने। ये इंटरनल एडजस्टमेंट है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऐसा कर लेते। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उसे 6 लिगैंड के लिए जगह चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हमें दिख रहे हैं 6 लिगैंड है। तो कितने ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए उसे, 6 ऑर्बिटल। सो 1 2 3 4 5 6। तो डी के 2, एस का 1 और पी के 3, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कोबाल्ट का यहाँ पे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री ऑफ COF63- कॉम्प्लेक्स आयन इज। तो इस आयन की हमें क्या बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है। ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, या फिर स्क्वायर प्लेनर है। तो चलो इसे ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल, कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है। और कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, 3- चार्ज। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। सो आंसर सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है इसके लिए, करेक्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल होगा, और ये पैरामैग्नेटिक भी होता है नेचर में। तो ऑक्टाहेड्रल याद रखना है, 6 ये लिगैंड से सराउंड है, इसलिए क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। जब 6 लिगैंड से कोई भी सराउंड होता है सेंट्रल मेटल,
तो ये ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेयर, अभी दो कॉम्प्लेक्स की पेयर दी और हमें पूछा है कि ये दोनों पेयर कौन सा आइसोमेरिज्म फॉर्म करते। तो ये जो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उसके 4 टाइप है। तो 4 टाइप में पहला लिंकेज आइसोमर है। लिंकेज आइसोमर कब फॉर्म होता है, जब एक ही लिगैंड में 2 अलग अलग क्या होंगे, डोनर एटम प्रेजेंट होते। तो यहाँ पे वैसी कंडीशन नहीं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमर, वो यहाँ पे एग्जांपल आयोनाइजेशन का ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो जो है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, एक कैटायोनिक और एक एनायोनिक ग्रुप होता है, दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। वैसी कंडीशन भी यहाँ पे नहीं है। उस कंडीशन में 2 मेटल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक ही मेटल दिख रहा है दोनों में। ओके, और जो लास्ट वाला जो है जो आइसोमेरिज्म होता है 4th टाइप, वो कौन सा है, ऑप्टिकल है। तो ये ऑप्टिकल भी आइसोमर नहीं। तो ये एग्जाम्पल किसका है, या एग्जाम्पल है आयोनाइजेशन आइसोमर का। तो आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है देखो, तो आयोनाइजेशन आइसोमर में तो पहला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CONH3 5SO4, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। सेकंड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ उसमें क्या हुआ, मतलब मोलिकुलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा, ये Br अंदर आया और ये बाहर चला गया, BrSO4 ऐसे हो गया। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ये क्या इन्वॉल्व करते, एक्सचेंज ऑफ लिगैंड, लिगैंड का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये आयोनाइजेशन बाहर का, ये बॉक्स के बाहर मतलब आयोनाइजेशन होता है, और ये जो बॉक्स होता है ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जो आयोनाइजेशन स्फीयर है इनके अब बीच में क्या हो रहा है, लिगैंड का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ये इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, लिगैंड को एक्सचेंज कर रहे हैं ये दोनों, इसलिए ये बन जाएगा आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो क्या होगा स्ट्रक्चर देखो, तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में वैसे भी दिया हुआ है। यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, यहाँ पे भी होगा नाइट्रोजन, इसके पास होगी लोन पेयर, वापस CH2, यहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो दोनों साइड में, मतलब आपका लर्न हो जाएगा। इसलिए मैं दोनों साइड में साइमल्टेनियस क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O O, यहाँ पे भी होगा C डबल बॉन्ड O O, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O O, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O। अभी देखो लोन पेयर हमें दिखाने कहाँ पे, तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे 2 लोन पेयर, इस पे तो 3 लोन पेयर होंगे, उसके साथ साथ माइनस चार्ज होगा हर एक पे, माइनस चार्ज, 3 लोन पेयर, 1 माइनस चार्ज, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 माइनस चार्ज, 2 लोन पेयर। तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe3+ इन FeC2O4 3- और ब्रैकेट पे भी पूरे बॉक्स पे भी क्या है 3- चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स का निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये का तो मेटल आयन का होता है ये कॉम्प्लेक्स में, नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम डायरेक्टली अटैच टू द नंबर ऑफ द
और डायरेक्टली अटैच और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितने की यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व है, या फिर कितने यहाँ पे क्या हुए, लिगैंड ने कितने एटम क्या डोनेट कितने किए, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो चलो देखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे C2O4 जो है ये ऑक्सैलेट आयन है। तो अगर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, तो हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेंट्रल मेटल है हमारा Fe, तो Fe तो ये बाइडेंटेड लिगैंड है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या होगा, ऑक्सैलेट। एक ऑक्सैलेट कितने बॉन्ड देगा, 2 बॉन्ड। उसके बाद ये दूसरा ऑक्सैलेट, 3 ऑक्सैलेट है टोटल ना, तो ये एक ऑक्सैलेट और तीसरा भी होगा, तीसरा भी क्या होगा, एक ऑक्सैलेट। तो टोटल देखो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुए, 1 2 3 4 5 6, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे 3 माइनस क्या होगा, चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा Fe3+ का यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्नालाइट। तो जो केमिकल फार्मूला होता है कार्नालाइट का, पहले मैं फार्मूला लिख रही हूँ। तो जो केमिकल फार्मूला मतलब वही केमिकल कंपोजिशन और केमिकल फार्मूला एक ही होगा। तो ये होता है KCl डॉट MgCl2, डबल सॉल्ट होता है इसमें, 6H2O। तो ये होगा इसका कंपोजिशन कह सकते हो या फिर फार्मूला कह सकते हो। तो ये केमिकल फार्मूला है किसका, कार्नालाइट का, या केमिकल कंपोजिशन KCl MgCl2 6H2O। तो जब ये पानी में डिज़ोल्व होता है, तो ये पानी में डिज़ोल्व होने के बाद क्या करेगा, K प्लस Mg2 प्लस 3Cl माइनस, ऐसे क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंपोजिशन पूछा है, केमिकल कंपोजिशन। तो इसका केमिकल कंपोजिशन KCl MgCl2 6H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो चुका है 11th में। अगर आप लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही तो सेम चैनल पे 11th के मैंने रेडॉक्स रिएक्शन के वीडियो अपलोड किए, वो भी देख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल करवा के लिए रूल्स भी बताए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना आयन का इन FeCO5। तो चलो देखते। तो हमारे पास है FeCO5, हमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Fe का। तो इससे X एज्यूम करते हैं, कोबाल्ट नहीं सॉरी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, तो 0। और यहाँ पे ये पूरे स्पेसिस पे भी 0 चार्ज है। सो X प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो X मतलब 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के लिए कितना होगा, 0 होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा ये। ओके, तो सो चार्ज ऑन Fe और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज 0 इन दिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयन इन FeCN64-। तो इसमें हमें क्या करना है, Fe का क्या करना है, फाइंड आउट करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब EAN को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला है हमारा EAN के लिए, अभी तो हमने देखा था, क्या था, Z माइनस X प्लस Y। यहाँ पे Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कंपाउंड जिसका हमें फाइंड आउट करना है, जिस एटम का। X होता है उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए, यहाँ पे लूज किए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और Y क्या होता है, ये लिगैंड कितने लोन पेयर या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कितने देगा, एक के पास 2 है, मतलब 12। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए FeCN6, मैं 6 हमेशा अंदर क्यों लिखती हूँ, 6
4 माइनस में Fe का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। सो x प्लस 6 इंटू Cn पे -1 होता है इज इक्वल टू -4। सो x इज इक्वल टू कितना होगा +2। तो आयन ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए डोनेट किए +2 किए। तो चलो देखते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है आयन का होता है 26 माइनस उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 2 किए प्लस क्या होगा 12। तो क्या होगा यहाँ पे 26 में से 2 चला जाएगा तो 24 रहेगा प्लस 12 तो ये कितना होगा 36। तो जिनका 36 आता है वो क्या करते दे ओबे द EAN रूल ऐसा कहा जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है FeCN6 माइनस ये एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ENA रूल को ओबे करता है। इसका आंसर कितना होगा 36। नेक्स्ट देखो राइट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय। हमारे सामने एक पेयर है कॉम्प्लेक्स की और हमें पूछा है कि इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो चलो देखते हैं। तो ये जो है पेयर ये दिखाती है लिंकेज आइसोमर या लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे हम। सिर्फ टाइप लिखने के लिए बोला है लेकिन एक बार अच्छे से सुन लो लिंकेज आइसोमर होता क्या है। तो क्या होगा लिंकेज आइसोमर में ये तब फॉर्म होता है जब लिगैंड के पास 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। यहाँ पे देखो डोनर एटम उसका नाइट्रोजन है और यहाँ पे कौन है ऑक्सीजन है। तो 2 डोनर एटम है। तो यहाँ पे क्या होता है जो कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है मेटल के साथ डिफरेंट डोनर एटम के थ्रू फॉर्म होता है। मतलब एक क्या करेगा कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन ज्वाइन होगा और एक में कोबाल्ट के साथ कौन ज्वाइन होगा ONO और यहाँ पे होगा ऐसे। तो ये देखो ये लिंक अलग अलग ज्वाइन हुई है। मतलब यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है सिर्फ यहाँ पे कौन डोनर मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा वो कौन कर रहा है नाइट्रोजन और यहाँ पे कौन कर रहा है ऑक्सीजन कर रहा है। तो इसे लिंकेज आइसोमर कहा जाता है। तो लिंकेज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द लिगैंड हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम। 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं तब ऐसा फॉर्म होता है। तो ये एग्जाम्पल होंगे लिंकेज आइसोमर का। यहाँ पे देखो नाइट्रो कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है यहाँ पे कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे अगर देखोगे दूसरे में तो यहाँ पे कौन सा है नाइट्रिटो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा लिंक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है कि कैसे बॉन्ड बनेगा सेंट्रल मेटल के साथ। तो इन दोनों को एक दूसरे का लिंकेज आइसोमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट IUPAC नेम ऑफ। इस कॉम्प्लेक्स का हमें नाम लिखना है। तो जब सिर्फ कोऑर्डिनेशन पेयर होता है उसके बाद पहले कोई मेटल नहीं होता तो पहले किसका नाम आता है लिगैंड का। कितनी बार प्रेजेंट है ये लिगैंड 6 टाइम प्रेजेंट है। तो इसका नाम होगा हेक्सा। कौन सा लिगैंड है ये साइनाइड है। तो साइनाइड को लिखा जाता है साइनो हेक्सा साइनो। और यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है आयरन है इसे कहा जाता है फेरेट साइनो फेरेट। और ब्रैकेट में हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना पड़ता है। तो चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है देखते हैं FeCN6 माइनस में। तो इसे हम x एज्यूम करेंगे x प्लस 6 Cn पे होता है -1 इज इक्वल टू -4। तो x पे कितना होगा +2। कैलकुलेट करो -6 उधर जाके प्लस होगा +2। तो यहाँ पे हम रोमन में लिखेंगे 2। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम हेक्सासाइनोफेरेट। ब्रैकेट में आएगा 2। ये स्टॉक नोटेशन होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। तो ये जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसका नाम होगा हेक्सासाइनोफेरेट इन ब्रैकेट रोमन 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 है ये 2 मार्क के क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो 1-1 मार्क दोनों को मिलेगा। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं वो पहले देखते हैं। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन इज बाउंड टू ओनली 1 टाइप ऑफ लिगैंड। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होंगे लिगैंड कितने टाइप के होते एक ही टाइप के होते लिगैंड ओनली 1 टाइप जिसे हम क्या कहेंगे
होमोलेप्टिक कहेंगे। तो होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल क्या होगा फिर? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोबाल्ट NH3 6 टाइम 3+। तो देखो ये जो कोबाल्ट के साथ लिगैंड है वो कौन से टाइप के? एक ही टाइप के। कौन से है? NH3। तो इसे क्या कहेंगे हम? होमोलेप्टिक। तो यहाँ पे क्या है? वन टाइप का लिगैंड है, NH3 सराउंड किया है उसने CO3+ आयन को, तो ये हो गया होमोलेप्टिक। तो यही से मैं दो पार्ट कर देती हूँ, ये होमोलेप्टिक। अभी हम देखते हैं कि हेट्रोलेप्टिक होता क्या है। तो हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा? द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन सराउंडेड बाय मोर देन वन टाइप। तो यहाँ पे क्या होंगे? मोर देन वन टाइप के लिगैंड होंगे, मतलब दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, डिपेंड्स, लेकिन एक नहीं होगा। एक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोलेप्टिक कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोबाल्ट, एक लिगैंड यहाँ पे प्रेजेंट है NH3 एंड Cl2। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है? कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, CO3+ आयन, इसके साथ दो टाइप के लिगैंड है, NH3 भी है और Cl2 भी है, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोलेप्टिक लिगैंड। तो क्या लिखना है? डेफिनेशन एंड वन एग्जाम्पल। तो होमोलेप्टिक की डेफिनेशन क्या होगी? द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड आर कॉल्ड एज द होमोलेप्टिक, और ये एग्जाम्पल लिखोगे। और हेट्रोलेप्टिक की डेफिनेशन क्या होगी? द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल आयन सराउंडेड बाय more than one type of ligand are called as the heteroleptic complexes, and this is the example. सेकंड क्वेश्चन है 2 मार्क का। राइट 4 postulates ऑफ वार्नर थ्योरी। तो वार्नर थ्योरी के 4 ही पॉस्टुलेट है। वार्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए जो थ्योरी थी वार्नर ने दी थी उसे वार्नर्स थ्योरी कहा जाता है। तो इसके हमें क्या है? 4 पॉस्टुलेट बताने। तो उन्होंने 4 पॉस्टुलेट ही बताए थे, एक्चुअल थ्योरी के 4 ही पॉस्टुलेट है। तो पहला पॉस्टुलेट क्या है? अनलाइक मेटल सॉल्ट द मेटल इन कॉम्प्लेक्स पजेस 2 टाइप ऑफ द वैलेंसीज, प्राइमरी जिसे आयोनाइजेबल कहा जाता है वैलेंसी, और सेकेंडरी जिसे नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो सॉल्ट के जैसे ही जो मेटल प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स में, तो हमें पता है सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? मेटल प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स में। इसके पास क्या होंगे? 2 वैलेंसीज होंगे, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी मतलब नॉन आयोनाइजेबल। तो पहला पॉस्टुलेट हो गया कि द मेटल इन कॉम्प्लेक्स पजेस 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी नोन एज आयोनाइजेबल एंड द सेकेंडरी वैलेंसी नोन एज नॉन आयोनाइजेबल। ये पहला पॉस्टुलेट है। सेकंड पॉस्टुलेट क्या हो गया वार्नर का? द आयोनाइजेबल स्पीयर कंसिस्ट ऑफ द एंटिटीज विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। मतलब जो सपोज अगर कोई एग्जाम्पल ले लो कि सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ले लेते, तो एग्जाम्पल ले लेते K4FeCN6। तो देखो ये आयोनाइजेशन स्पीयर है, यहाँ पे एक मेटल प्रेजेंट है, या इसका आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा? 4K++ FeCN6 और कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा? 4- चार्ज होगा। तो अभी देखो सेकंड पॉस्टुलेट को अच्छे से समझ लो। यहाँ पे पॉस्टुलेट क्या बताया है उन्होंने? द आयोनाइजेबल स्पीयर, तो यह आयोनाइजेबल स्पीयर था, कंसिस्ट ऑफ द एंटिटीज विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी। ये स्पीयर क्या करता है? ये जो K की प्राइमरी वैलेंसी उसे सेटिस्फाई 4+, 4- तो सेटिस्फाई किया। प्राइमरी वैलेंसी आर जनरली सेटिस्फाई बाय एनायन। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है किसी भी मेटल की, वो कौन है? ये देखो पॉजिटिव चार्ज है मतलब कैटायन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है मतलब एनायन है। तो इस मेटल की प्राइमरी वैलेंसी मोस्टली कौन सेटिस्फाई करता है? एनायन सेटिस्फाई करता है। ये उनका क्या था? सेकंड पॉस्टुलेट था। थर्ड पॉस्टुलेट क्या था? द आयोनाइजेबल स्पीयर कंसिस्ट ऑफ, सॉरी ये हो गया थर्ड है, द सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्पीयर। जो ये देखो ये सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज विच सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसीज एंड आर नॉन आयोनाइजेबल। इसका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। जो स्पीयर के अंदर होता है उसका आयोनाइजेशन कभी नहीं होगा। अगर आगे आप आयोनाइजेशन करने की कोशिश करोगे तो आयोनाइजेशन नहीं होगा। दोनों आयन में सेपरेशन आगे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, इसीलिए इसको नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी कहा जाता है। मतलब इस आयन की वैलेंसी होगी लेकिन आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। द सेकेंडरी वैलेंसी फॉर मेटल
ion are fixed and satisfied by the either by anion or the न्यूट्रल लिगैंड। तो ये जो वैलेंसी है इसकी वैलेंसी लिगैंड क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं या फिर निगेटिव चार्ज, जो चार्ज होगा यहाँ पे एनायन वो क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है किसी भी मेटल की, ये किसके इक्वल होती है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल में होती है। तो ये थर्ड था, क्या था थर्ड में कहा गया कि जो सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। यहाँ पे जो मेटल आयन होता है वो अपनी जो वैलेंसी उसे सेटिस्फाई करने के लिए एक तो निगेटिव चार्ज या लिगेंड दोनों में से किसी का एक का सहारा ले सकता है, और या इसकी जो वैलेंसी होगी वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये था थर्ड। फोर्थ क्या था, द सेकेंडरी वैलेंसीज हैव द फिक्स्ड स्पैशियल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये जो 6 होंगे लिगैंड होंगे उनका क्या होगा, ऐसी फिक्स क्या होगी, स्पैशियल अरेंजमेंट होगी। स्पैशियल मतलब स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट, तो इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट होगी अराउंड द सेंट्रल मेटल। तो ये था फोर्थ पॉस्टुलेट। तो ये 4 पॉस्टुलेट दिए और वार्नर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, 4 ही पॉस्टुलेट है, तो अच्छे से लर्न कर लो चारों पॉस्टुलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइडेंटेड एंड द एम्बिडेंटेड लिगैंड। तो दोनों का हमें क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है उन्होंने, क्या किया है, राइट वन एग्जाम्पल का है तो सिर्फ एग्जाम्पल लिखोगे। तो ये जो बाइडेंटेड लिगैंड होते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड क्या होंगे, ये द लिगैंड विच बाइंड टू सेंट्रल मेटल थ्रू द 2 डोनर एटम, तो उनको बाइडेंटेड कहा जाता है। तो यहाँ पे इथिलीन डाइअमाइड क्या है, उसका एग्जाम्पल है, उसके साथ ऑक्सैलेट भी है, तो आप लिख सकते हो ऑक्सैलेट लिगैंड इसका एग्जाम्पल है। ऑक्सैलेट आयन कह सकते हो या लिगैंड भी कह सकते हो, C2O4 2-। और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, इथिलीन डाइअमाइड। इथिलीन डाइअमाइड का क्या फॉर्मूला है, CH2 NH2, इसके पास लोन पेयर, और यहाँ पे भी NH2, यहाँ पे भी लोन पेयर। तो ये है इथिलीन डाइअमाइड। इसे EN भी कहा जाता है, तो इथिलीन डाइअमाइड लिख सकते हो, पूरा स्पेलिंग लिखो, यहाँ पे जगह कम है, तो कोई भी एक है तो ऑक्सैलेट आयन का एग्जाम्पल ध्यान में रखो। उसके बाद उन्होंने पूछा है यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगैंड। तो एम्बिडेंटेड लिगैंड मतलब ऐसे लिगैंड क्या होंगे, द लिगैंड विच हैव 2 डोनर एटम, और दोनों एटम यूज हो सकते। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था, NO2 भी है। NO2 का कैसे होगा, कभी कभी क्या होता है, जब मेटल के साथ कौन ज्वाइन होता है, नाइट्रोजन ज्वाइन होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या कभी कभी मेटल के साथ कौन ज्वाइन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी ज्वाइन होता है, ऐसा भी ज्वाइनिंग हो सकता है, ऐसा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो NO2, और आज ही हमने एक एग्जांपल देखा CN, तो CN मतलब साइनाइड, NO2 मतलब नाइट्रो। तो ये दोनों भी क्या होंगे, दोनों भी क्या है, एम्बिडेंटेड लिगैंड है। इनके पास 2 एटम होते हैं, जो क्या है, लोन पेयर तो एक ही होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी मेटल के साथ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो 2 ही मार्क का क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, एक पॉइंट लिखना है और एक क्या लिखना है, आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो क्या होगा, जो डबल सॉल्ट होते हैं, ये डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं वाटर में कम्प्लीटली। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डबल सॉल्ट जो होंगे क्या होंगे, डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब 2 आयन में सेपरेशन होना, तो डिसोसिएट हो जाएंगे इन वाटर कम्प्लीटली, पानी में क्या होंगे, कम्प्लीटली क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। ओके, कम्प्लीटली डिसोसिएट होते इनटू सिंपल आयन, 2 सिंपल आयन बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी बन सकते, तो सिंपल आयन में क्या हो जाते हैं, ये डिसोसिएट होते। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये डिसोसिएट होते वाटर में एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन, ये भी डिसोसिएट होते, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है। ये जब डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट इन वाटर विथ एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन, एक तो भी कॉम्प्लेक्स आयन ये क्या है, बनाते, और कॉम्प्लेक्स आयन को ऐसे हम क्या है,
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है K4FeCN6, ये एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अगर इसका डिसोसिएशन हुआ तो क्या फॉर्म होगा, देखो 4 प्लस FeCN6 4 माइनस, तो देखो एक आयन क्या बन गया है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। सपोज हमने ले लिया एग्जाम्पल कार्नालाइन, तो जो है कार्नालाइन ये ऑलरेडी आपको आया था, इसका कंपोजिशन KCl MgCl2 6H2O, ये जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये K प्लस Mg2 प्लस 3Cl माइनस। तो देखो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला आयन फॉर्म नहीं हुआ है, तो ये सिंपल आयन में कन्वर्ट होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स आयन में। तो दोनों भी वाटर में डिसोसिएट होंगे, इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा और ये सिंपल आयन में कन्वर्ट होंगे डबल सॉल्ट, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होंगे, एटलीस्ट एक तो भी क्या बनाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बना और यहाँ पे सारे सिंपल आयन फॉर्म हुए, ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड द हाइड्रेटेड आइसोमर। तो दोनों भी यहाँ पे क्या पूछा है, अभी आइसोमर पूछे। तो टोटल कितने आइसोमर होते हैं इसके, 4 आइसोमर होते हैं। यहाँ पे उसमें से कितने पूछे, 2 का सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, तो डेफिनेशन हम इजीली लिख सकते। तो चलो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर को अगर डिफाइन करना है, इसका एग्जाम्पल भी हम देख चुके कोऑर्डिनेशन आइसोमर का। तो कैसी डेफिनेशन होगी कोऑर्डिनेशन आइसोमर की, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है दोनों में भी। तो पहले देखते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शोज द इंटर एक्सचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक स्फीयर ऑफ द डिफरेंट मेटल आयन। तो कैटायनिक और एनायनिक स्फीयर जो होते हैं, उन दोनों स्फीयर को क्या करते हैं, इंटर एक्सचेंज करते हैं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पे CONH3 6, ये X था, ये कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है, और उसी के साथ है CrCN6। ओके, ये क्या है, कैटायनिक पार्ट है और ये क्या है, एनियनिक पार्ट है। तो एक ही इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, इंटर एक्सचेंज होगा लिगैंड का। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका आइसोमर कौन होगा, देखो इसका आइसोमर बनेगा CrNH3 6 बन जाएगा, और यहाँ पे कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट CN6। तो देखो यहाँ पे क्या हो गए, दोनों के क्या हो गए, कैटायनिक एनायनिक में लिगैंड का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगैंड क्या हुए, इधर से उधर एक्सचेंज हुए। तो डेफिनेशन क्या होगी, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर शोज द इंटर एक्सचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनियनिक स्फीयर और द डिफरेंट मेटल आयन। तो 2 डिफरेंट मेटल आयन के 2 स्फीयर थे, तो दोनों ने अपने लिगैंड को क्या कर लिया, इंटर एक्सचेंज कर लिया। ओके, तो इंटरचेंज कर लिया, ऐसे भी कह सकते हो। दूसरा है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का और एक नाम है, आपके बुक में उसे सॉल्वेटेड भी कहा है, सॉल्वेट आइसोमर। तो सॉल्वेट आइसोमर क्या होते हैं, इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट लिगैंड बिटवीन द कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। देखो कैसे, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा कंपाउंड था। ओके, तो इसने क्या कर लिया, तो थोड़ा सा देखो, और ये हाइड्रेटेड में एक वाटर होना ज़रूरी है, एक तो बाहर या अंदर कहीं तो भी H2O होना ज़रूरी है। तो इसने क्या कर लिया, देखो यहाँ पे CrH2O कितने थे, 6 थे, यहाँ पे उसने 5 बना लिए। ओके, और बाहर कितने क्लोरीन थे, यहाँ पे 3 थे, हाँ सॉरी मैंने 2 ही लिखे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ से क्लोरीन अंदर ले लिया। तो कितने 6 लिगैंड चाहिए क्रोमियम को, तो 6 लिगैंड बन गए, 5 + 1 6, पहले भी कितने थे, 6। और यहाँ से जो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकला है वो बाहर चला जाएगा, Cl3 थे बाहर, तो एक अंदर आ गया, तो Cl2, और एक H2O क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो इसे कहा जाता है हाइड्रेटेड और द सॉल्वेट आइसोमर। तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो H2O और Cl3 कोऑर्डिनेशन, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और आयोनाइजेशन स्फीयर है, इन दोनों ने अपने लिगैंड को इंटर एक्सचेंज, इसने एक क्लोरीन अंदर दिया और इसने एक H2O को बाहर दे दिया, इसे कहा जाता है हाइड्रेटेड आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोई भी दो एप्लीकेशन आपको बताने। उन्होंने मेंशन नहीं किया है, क्या मेंशन किया है? मेंशन किया है, मैंने लिखा नहीं। राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोई भी दो एप्लीकेशन लिखो। पहला एप्लीकेशन है कि इसे यूज किया जाता है इन बायोलॉजी, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बायोलॉजी में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बायोलॉजी में क्या यूज़ है, जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ओके, नेचुरल कंपाउंड्स एंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, ये बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन प्लांट एंड एनिमल। जैसे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, उनमें जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स किसका होता है? Mg का कॉम्प्लेक्स होता है। और ये प्लांट के फोटोसिंथेसिस में एक कॉम्प्लेक्स होता है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें या ह्यूमन की, मैं ह्यूमन ही लिखती हूँ, हम ह्यूमन की बात करें तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन भी एक आयन का क्या है? कॉम्प्लेक्स ही है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट में भी इंपॉर्टेंट है और एनिमल में भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट के फोटोसिंथेसिस में मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं और ह्यूमन ब्लड के हीमोग्लोबिन में आयन के कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। ये पहला एप्लीकेशन है इसका। दूसरा एप्लीकेशन इसका है इन मेडिसिन, तो मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमारे चैप्टर का स्टार्ट ही हुआ था सिस्प्लैटिन से, तो ये मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि सिस्प्लैटिन, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जिसे यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में सिस्प्लैटिन को क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। तो ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है और ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। उसके साथ साथ जो EDTA के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सिस्प्लैटिन एक हो गया मेडिसिनल यूज़। EDTA के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस EDTA को कॉम्प्लेक्स को यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग। लीड की वजह से जो पॉइजनिंग होता है, उसके ट्रीटमेंट में EDTA के कॉम्प्लेक्स को यूज़ किया जाता है। तो पॉइजन इसके साथ क्या है? कॉम्प्लेक्स बना के बॉडी के बाहर निकल आएगा। तो ये दो मेन यूज़ है। और भी यूजेस है, आप लोग देख सकते हो, जैसे कि वाटर का हार्डनेस, अगर हार्ड वाटर है तो सॉफ्ट वाटर करने में इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ है, लेकिन ये दो याद रखो। बायोलॉजी दो याद रखना है, फोटोसिंथेसिस, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स एंड हीमोग्लोबिन आयन कॉम्प्लेक्स। और मेडिसिन में दो नहीं लिखे तो भी चलेगी, सिस्प्लैटिन को याद रखो, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और EDTA के कॉम्प्लेक्स लीड पॉइजनिंग में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। हमने MCQ देखे, 1 मार्क के क्वेश्चन देखे और 2 मार्क के क्वेश्चन देखे। हमारे 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो उसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी। ये पार्ट 1 होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो जो 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो पढ़िए अच्छे से, ये जो क्वेश्चन बैंक है उसे सॉल्व कीजिए, उसके साथ साथ आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी है उसे सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।